Hello everyone, I hope you all are good, healthy and safe. So today without wasting any time, we're going to come to a second poem of the English literature syllabi of class 10th ICSE. That is, I know why the caged bird sings. So जब मैंने आपको पहली वीडियो बनाई थी मतलब पिछली पोएम समझाई थी सो आई टोल्ड यू दैट द फर्स्ट थिंग टू नो हमें पता होना चाहिए दैट हु इज द पोएट ऑफ द पोएम सो हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम माया एंजेलो अब आपको इस पोएम का मैं ब्रीफ सा बता ही देता हूँ इसके अंदर दो वर्ड यूज होंगे caged bird, free bird. Okay, so caged bird and free bird, these are the two words which will be used. माया एंजेलो के टाइम में क्या था कि उसके छोटी उम्र में दैट पेरेंट्स जो है वो डाइवोर्स हो गए थे, अलग हो गए थे, तो उनकी ग्रैंड मदर ने उनको संभाला। लेकिन वो एक जगह गई थी आर्कन्सस वहाँ पे उसको उसके रेस जो उसका रेस मतलब वो अफ्रीकन अमेरिकन थी और वुमेन रेस एंड जेंडर दोनों के बेस पे उसको वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन का उसको फेस करना पड़ा। उस टाइम में ना दो लोग होते थे दैट वर अफ्रीकन अमेरिकन की जो रहती अमेरिका में थे लेकिन उनका कलर क्या था ब्लैक, सो दे वर नोन एज अफ्रीकन अमेरिकन, और जिनका कलर वाइट था दे वर नोन एज द वाइट अमेरिकन वाइट्स। सो जो केज्ड बर्ड है वो उस पोएम में रिप्रेजेंट करेगा अफ्रीकन अमेरिकन को, जिसका मतलब कि अफ्रीकन अमेरिकन को जो वाइट लोग थे ना, जितने वाइट लोगों को राइट्स थे घूमने फिरने के, वो अफ्रीकन अमेरिकन को नहीं थे, इसलिए वो केज्ड बर्ड थे। उनको रिस्ट्रिक्शन थे, उन पे रूल्स थे कुछ, लेकिन जो फ्री बर्ड थे यानी कि वाइट अमेरिकन वाइट्स दे वर फ्री टू डू एनीथिंग, कहीं वो घूम फिर सकते हैं। सो आप ये भी मान सकते हो कि जब ब्रिटिश आए थे तो इंडियंस क्या थे, केज्ड बर्ड में इंडियंस थे, वे इंडियंस वर केज्ड, उनके गुलाम, एंड फ्री बर्ड वर हु ब्रिटिश फ्री बर्ड थे, कुछ भी कर सकते थे, कुछ भी रूल बना सकते थे, कहीं भी घूम सकते थे। सो जस्ट without wasting any time, I firstly will read the overview, then the stanza-wise explanation, then the theme, then the poetic device, and then the message of the poem that is clear from here. Message कोई नहीं है दे रहा। आप ये देखो जितनी भी poems हैं ये कुछ ना कुछ वैसे आपको सिखा के जाती हैं, तो ये यही मैसेज दे रही है, मैसेज दे रही है, बता रही है कि उस वक्त दो जो हैं वो दो जो है कास्ट के लोगों को क्या किया जाता था, डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। सो इसके अंदर जस्ट वी आर मूविंग टू द स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन। स्टैंजा 1 I will read first and then I will explain. A free bird leaps on the back of the wind and floats downstream till the current ends and dips his wing in the orange sun rays and dares to claim the sky. स्टैंजा 1 के अंदर क्या एक फ्री बर्ड है, वो हवा के साथ जो है वो उड़ती जाती है, फ्री बर्ड है, पूरे आसमान में घूम रही है, डाउनस्ट्रीम जा रही है, नदी के पास जा रही है, रिवर्स के ऊपर, पेड़ के ऊपर बैठ जाती है, टिल द करंट एंड्स, जो हवा चल रही है उसको एंजॉय कर रही है, और उसका ऐसा लग रहा है जैसे कि उसके जो विंग्स हैं, जैसे जो शाम को इवनिंग टाइम जो है सन रेज जो है वो ओशन या रिवर सी में देखने लग जाती है, उसकी परछाई सन रेज, तो ऐसा लग रहा है कि उसके जो पंख हैं उसमें डिप कर रही है, एंड और वो इस तरह से स्काई में घूम रही जैसे स्काई उसका ही हो, उसने ही क्लेम कर लिया, उसने ही दे दिया। तो स्टैंजा 1 के अंदर वी आर जस्ट क्लियर दैट दे आर शोइंग द फ्लाइट और वी कैन से फ्रीडम ऑफ फ्री बर्ड। हु आर द फ्री बर्ड? हु इज, आपको फर्स्ट शुरू में बता दें, देर आर द वाइट्स। जस्ट 1 मिनट। स्टैंजा 2
But a bird that stalks down his narrow cage can seldom see through his bars of rage. His wings are clipped and his feet are tied, so he opens his throat to sing. पर एक ऐसी बर्ड है जो अपने केज के अंदर, रेस्ट्रिक्शन के अंदर, एक आप कह सकते हैं जेल के अंदर बंधी हुई है. कैन सेल्डम सी थ्रू हिज बार्स ऑफ रेज, कि कुछ बार्स हैं, वो बार्स यानी कि वो डंडे जिसके अंदर वो है, तो वो उससे बाहर नहीं देख सकती, बाहर की दुनिया नहीं जान सकती. तो व्हाट ही इज डूइंग, हिज विजन इज लिमिटेड, वो कुछ डिस्टेंस तक की देख सकती है. उसके विंग्स क्लिप्ड हैं, उसके फीट टाइड हैं, ये उसकी सिचुएशन है. और इस सिचुएशन के अंदर उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन है, दैट ही कैन ओनली सिंग. वो सिर्फ अपना गला खोल के he can open his throat to sing. So this is showing enslavement. Enslavement होता है गुलामी या कैद. Enslavement of caged bird. Who was the caged bird? मतलब केज बर्ड हुआ तो केज बर्ड है, लेकिन इस पॉइंट के थ्रू अफ्रीकन अमेरिकन और वाइट्स में जो डिस्क्रिमिनेशन होती थी उसको शो किया. डिस्क्रिमिनेशन कब होती थी? आई विल से नियरली 1980s वगैरह में, 1890s के टाइम. स्टैंजा 3 इसके अंदर फिर से केज बर्ड की और ज़्यादा जो है पुअर सिचुएशन शो की गई है. The caged bird sings with fearful trill of things unknown, but longs for still and his tune is heard on the distance hill when the caged bird sing of freedom. जो caged bird है वो गाती तो है लेकिन डर के साथ गाती है, और वो किन चीज़ों के बारे में गाती है? Things unknown. वो गा रही है कि मुझे आज़ादी चाहिए, that I want freedom. मैंने भी बाहर जैसे जो है उड़ना है बाहर की दुनिया में. What is the thing कि पर थिंग्स अननोन वर्ड यूज किया गया क्योंकि वो कभी उसने फ्रीडम एक्सपीरियंस नहीं की. तो वो एक ऐसी चीज के बारे में गा रही है जिस, ठीक है, जिसको उसने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं करके देखा. फ्रीडम वो चाहती है, वो चाहती है फ्रीडम, पर उसने फ्रीडम कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया. दैट थिंग इज अननोन टू हिम और हर. सो फिर भी उसकी ट्यून है वो हर्ड, मतलब सुनी जाती है हिल्स तक, बहुत आवाज आती है. फॉर द केज बर्ड सिंग्स ऑफ फ्रीडम. तो केज बर्ड है वो फ्रीडम के लिए सिंग करती है, दैट ही वांट फ्रीडम. केज बर्ड सिंग्स ऑफ स्टैंडर्ड 4. The free bird thinks of another breeze, and the trade wind sogs through the sighing trees, and the fat worms waiting on a dawn bright lawn, and he names the sky his own. Free bird सोचती है और हवा का झोंका आएगा, मैं उसके साथ उड़ जाऊंगी, उसके enjoy करूंगी. I will enjoy my life, I will enjoy my freedom. ट्रेड विंड्स आएंगी, जो ट्रीज की हवा आती है, जैसे जब हवा चलती है तो ट्रीज कितनी अच्छी आवाज़ करते हैं, ट्रीज की कितनी अच्छी हवा चलती है. तो फ्री बर्ड सोचती है दैट आई विल एंजॉय, आई विल, है ना, मैं उसमें उड़ूंगी, उस ट्रीज की हवा में, उस ट्रीज की हवा को एक्सपीरियंस करूंगी. और वो सोचते DAW में. व्हाट इज डॉन? डॉन होता है जब सूरज पूरी तरह राइज नहीं होता, आया नहीं होता, दैट इज सनराइज के पहले जो टाइम होता है, दैट इज डॉन. तो डॉन के टाइम जो है क्या होता है, वर्म्स होता है, कीड़े मकोड़े, वो बैठे होते हैं लॉन या खिड़की वगैरह के पास या पत्तों पे. तो बर्ड ये सोचती है कि हाँ जब डॉन का टाइम होगा तो मैं उनको, वो मेरी वेट कर रहे होंगे कि कब बर्ड आएगी और मुझे खा लेगी, तो उसके लिए खाने का भी इंतजाम है. एंड ही नेम्स द स्काई इज ओन, वो स्काई को अपनी मानती है. सो हियर इट इज शोन, ठीक है. अगेन वी कैन से इन स्टैंडर्ड नंबर 4 it is showing unrestricted movement of free bird. Unrestricted मतलब उस पर कोई restriction नहीं है, कोई बाधाएं नहीं है. Unrestricted movement of free bird. Stanza 5. ये आपको शायद फिर से लेके जा रहा है, शायद ये पक्का ही या it is taking to caged bird. But a caged bird stands on the grave of dreams, his shadow shouts in a nightmare scream, his wings are clipped and his feet are tied, so he opens his throat to sing. एक caged bird है वो
ड्रीम्स के ग्रेव ऑफ ड्रीम्स की सिर्फ वो ड्रीम कर सकती है, सिर्फ सपनों में है। हिज शैडो शाउट्स ऑन नाइट में स्क्रीम, उसकी सिचुएशन ऐसी जैसे कोई अपन नाइट में दिख रहे हो। नाउ अगेन इट इज वन वर्ड इज कमिंग, नाइट में, दैट इज डरावना सपना। उसकी सिचुएशन ऐसी है जैसा कोई डरावना सपना, उसकी शैडो, उसकी परछाई शाउट कर रही, चीख रही, जैसे एक नाइट में चल रहा हो। क्या चल रहा हो नाइट में, दैट इज ए डरावना सपना। और हिज विंग्स आर क्लिप्ड एंड फीट आर टाइड, सो ऊपर से थ्रोटल यहाँ पे पहले इनके विंग्स क्लिप्ड है, फीट टाइड है, इसलिए वो सिर्फ अपना गला खोल सकती है गाने के लिए। यूज इसको क्यों किया गया दोबारा, जब किसी इसकी पोएम के अंदर रेपिटेशन होती है, इसका मतलब पोएट उस चीज को एम्फोसाइज, उस पर जोर देना चाहता है कि उसके विंग्स क्लिप्ड हैं, उसके फीट टाइड है, इसलिए वो सिर्फ अपना थ्रोट ओपन, गला ओपन कर सकती है गाने के लिए। तो रेपिटेशन इन एनी पॉइंट, रेपिटेशन किसी भी लाइन, किसी भी वर्ड की सिर्फ इसलिए की जाती है उस चीज पे पोएट जोर डालना चाहता है। he or she want to put emphasis on that point. Emphasis मतलब focus, attention. So stanza 5th again shows us the caged bird, nightmare situation. Stanza number 6, I want to tell you that it is same as stanza number 3. Stanza अब repetition फिर हुई है, repetition पहले वर्ड की थी, अब stanza ditto stanza 6 stanza 3 लिख दिया पोएट ने। क्यों? क्योंकि वो एम्फोसाइज करना चाहता है कि जो केज्ड बर्ड है, अफ्रीकन अमेरिकन्स, वो फ्रीडम के लिए सिंग कर रहे हैं, सिर्फ सिंग कर रहे हैं उन चीज़ों के बारे में, फ्रीडम के बारे में जिनको वो वैसे जानते नहीं है, पर फिर भी वो चाहते हैं कि हमें जो है फ्रीडम मिले। और उसकी आवाज़ सुनी भी जाती है फार अवे प्लेस तक, हिल्स तक, माउंटेन्स तक, पर हिल्स माउंटेन्स से वापस वहीं पहुंच जाती है, कोई उस पर कोई एक्शन नहीं लेता, मतलब कोई उनको फ्रीडम नहीं दे रहा। सो दिस इज stanza number 6 is like same content as stanza 3. So you can take a screenshot, then we will go to the poetic devices and themes. Just 5 seconds. Take. Okay. So last time I did a much longer video, so I am trying to improve it. पोएटिक डिवाइसेस क्या है, स्ट्रक्चर तो आप क्या है देख ही लोगे। किताब पोएम कंसिस्ट ऑफ 6 स्टैंजा, हर एक स्टैंजा का जो वर्ड है वो एक कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और स्मॉल लेटर में चलता है, बाकी सारा इसके अंदर कोई कॉमा, सेमीकोलन वगैरह यूज नहीं किया। स्ट्रक्चर है, वी डोंट नीड टू राइट इट। टोन इसकी क्या है, काम एंड डायरेक्ट, फिर भी पावरफुल है। एल्यूशन वी डोंट हैव टू डू राइट। एलिट्रेशन इज अ पर्टिकुलर, एलिट्रेशन मैंने पहले भी बताया था कि जो दो कॉन्सोनेंट वर्ड वोवेल्स को छोड़ के, ए ई आई ओ यू को छोड़ के अगर कोई भी वर्ड्स नेड़े पास आते हैं, so that means that is alliteration. I will give you two example. Can seldom see through. ये अपन कहते हैं बार्स वाली लाइन में कि सिर्फ वो अपने जो बार्स हैं वो पिंजरे से थोड़ा सा ही देख सकती है। Can seldom see through. तो ऐसे is repeating, that is alliteration is used. And his shadow shouts when a nightmare scream. उसकी जो परछाई वो shout कर रही है नाइट, जैसे एक nightmare, एक डरावना सपना चल रहा है। Shadow shouts when a nightmare scream. रेपिटेशन इसके अंदर हुई है, वर्ड्स की रेपिटेशन में विंग्स आर क्लिप्ड एंड फीट आर टाइड, ये एम्फसाइज करने के लिए टू पुट, रेपिटेशन की होती है टू पुट एम्फसिस और अटेंशन टू वन पॉइंट, किसी चीज। रेपिटेशन तो आपको पता है, स्टैंजा ये पूरा स्टैंजा डिट्टो स्टैंजा 3 स्टैंजा 6 कर दिया, क्योंकि उसको जो स्टैंजा 3 में चीजें दी गई हैं उसको उस पर अटेंशन फिर से देना चाहता है।
हाइपरबोल इज a new thing we had. हाइपरबोल है जब किसी चीज को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर एक्सएगरेशन मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोला हो. तो we will do just one example of it. And dares to claim the sky. फ्री बर्ड जो है वो ऐसे स्काई में उड़ रही है जैसे स्काई उसकी क्लेम द स्काई उसने ही खरीद ली है. ऐसा हो नहीं सकता. डेयर्स टू क्लेम द स्काई की वो कहती है कि जो स्काई है वो मेरी है. बट दिस हाइपरबोल किस चीज को बोला बढ़ा चढ़ाकर रिप्रेजेंट करना. पर्सोनिफिकेशन है किसी नॉन लिविंग थिंग. थिंग को नॉन लिविंग है लेकिन उसको एक लिविंग थिंग के साथ कंपेयर किया गया. एक जो आपकी पॉइंट थी कोल्ड विजन उसमें यूज किया गया था वर्ड एक डेथ्स हैंड. डेथ्स हैंड जो है कि डेथ की कोई हाथ नहीं होती. डेथ इज ए नॉन मतलब ये कैसे नॉन लिविंग मतलब कोई ऐसे कोई लिविंग थिंग नहीं है. इट इज अ नॉन लिविंग डेथ. डेथ्स हैंड लेकिन हैंड जो है वो तो लिविंग थिंग का ही होती है. सो एक नॉन लिविंग थिंग का किसी लिविंग थिंग के साथ एक जो है रिलेशन बताना. सो पर्सोनिफिकेशन इसके अंदर यूज हुई है. यू कैन सी a free bird leaps on the back of the wind. वो enjoy करती है. लीप का मीनिंग क्या है कि ग्राउंड से उठ के जो है बैक ऑफ द विंड वो एंजॉय करती है. विंड चल रही है हवा चल रही है. सो पर्सोनिफिकेशन इट इज ओनली यूज्ड हियर की जो विंड है वो एक नॉन लिविंग थिंग है. वी कैन से इट एज और वो लीप कर रही है. सो लीप इज ए ह्यूमन क्वालिटी दैट इज अ लिविंग थिंग क्वालिटी. सो ये यूज किया गया इसके अंदर. पर्सोनिफिकेशन हो गया. मेटाफर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट. मेटाफर आपको शुरू नहीं करवा. मेटाफर है उस चीज के बारे में डायरेक्ट ना बताना. इसके अंदर डायरेक्ट तो नहीं बताया कि केस्ड बट अफ्रीकन अमेरिकन है. अफ्रीकन अमेरिकन वाइट अमेरिकन वर्ड आया लेकिन रेफर नहीं किया डायरेक्ट. यानी कि डायरेक्टली किसी चीज को रेफर ना करना. लेकिन आपको क्या करना है मेटाफर के अंदर जो क्या होता है किसी चीज को रिप्रेजेंट किया जाता है. तो केस्ड बर्ड किसका मेटाफर है. वी हैव जस्ट आई विल नॉट राइट अगेन. केस्ड बर्ड इज फॉर अफ्रीकन अमेरिकन एंड फ्री बर्ड इज फॉर द व्हाइट्स. सो मेटाफर होता है. दिस इज इमेजरी. इमेजरी होता है आप पोएम पढ़ रहे हैं लेकिन अपने दिमाग में इमेज क्रिएट हो रही है. क्या हो रही है इमेजेस क्रिएट. इसके दो है ऑडिटरी इमेजरी. जब उसने एक वर्ड बोला सिंगिंग. सिंगिंग क्या बोला सिंग. ऑडिटरी इमेज अपने दिमाग में चलने लगे. सिंग गाना अपने दिमाग में चलने लगे दैट इज ऑडिटरी इमेजरी. एंड विजुअल इमेजरी अपने दिमाग में कोई पिक्चर आ गई. सो विजुअल इमेजरी कहाँ पे यूज हुई है इसके अंदर. बर्ड फ्लाइंग इन ऑरेंज स्काई. आपने ये लाइन पढ़ी लेकिन आप दिमाग में कहाँ पहुंच गए आसमान के व्यू में पहुंच गए. फ्री बर्ड इट इज फ्लाइंग इन द ऑरेंज सन रेज और द स्काई. दिस इज so you can just take a screenshot of the poetic verse and then we have to do just the theme. Okay. Theme. Just I will explain these 3 points. Freedom versus enslavement. एक तरफ दिखाई गई है फ्रीडम. फ्रीडम दिखाई गई है फ्री बर्ड की कि वो कैसे आसमान में जहाँ भी घूम फिर सकती है. वो डेयर करती है कि मेरी ही स्काई है. वो वेट करती है कब सुबह होगी फैट में उसको मैंने खाना उसका खाने वगैरह का भी इंतजाम है. ही इज फ्री दैट इज अ वाइट अमेरिकन. एनस्लेवमेंट है कि जो केज बर्ड है वो अपने बाहर से पिंजरे से बाहर नहीं जा सकती. उसके विंग स्क्रिप्ट है उसके फीट टाइट है. सो वो सिर्फ अपना ओपन कर सकती है थ्रोट गाना गाने के लिए. तो दिस इज द फ्रीडम वर्सेस एनस्लेवमेंट.
रेसिज्म एंड स्लेवरी, उस टाइम में माया एंजेलो जो है उसके साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था और डिस्क्रिमिनेशन के कारण वो इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। वो 7 से 12 की उम्र, 5 साल तक उसने she did not spoke a single word, वो कुछ बोली नहीं, was in trauma, she was in trauma. So racism उस टाइम था, slavery था कि अफ्रीकन अमेरिकन को वाइट अमेरिकन से बहुत ही ज़्यादा कम ट्रीट किया जाता है, रिच एंड पुअर में किया जाता है वैसे। एंड वन इज वॉइस अगेंस्ट ऑपरेशन, इसके अंदर केस बर्ड को क्या शो किया जा रहा है कि केस बर्ड और तो कुछ कर नहीं सकती, लेकिन व्हाट ही कैन डू जस्ट सिंग, तो उसने वो गाना गाती रही एंड इन द एंड अफ्रीकन अमेरिकन को व्हाइट अमेरिकन के इक्वल राइट्स मिलने लगे, दे गॉट इक्वालिटी, दे वॉन, they sang, they wrote, they sang, they danced, they cried for the freedom. तो माया एंजेलो जो है वो बोली नहीं, लेकिन उसकी एक टीचर थी, जस्ट आई विल टेल यू द नेम ऑफ द टीचर, दैट इज बर्था फ्लास। बर्था फ्लास ने उसको पोइट्री लिखने के लिए एनकरेज किया। सो माया एंजेलो ने बोलने के थ्रू नहीं तो अपने पोइट्री के थ्रू अपने व्यूज शेयर किए, बाद में उसके मुझे इंटरव्यूज भी दिए एंड उसने आवाज़ उठाई ऑपरेशन, मतलब उसके जो डिस्क्रिमिनेशन होता था उसके अगेंस्ट, और वो करते करते क्या हुआ, वो और लोगों में भी कॉन्फिडेंस आया एंड फिर क्या हुआ, द अफ्रीकन अमेरिकन ने जो स्ट्रगल की थी, तो इससे क्या हुआ, उनका ड्यू टू द कलर ऑफ द स्किन उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, लेकिन बाद में उनको क्या है, इक्वल राइट्स मिल गए वाइट्स की तरह। सो जस्ट दिस वाज अबाउट द पोएम। और इसके बाद माया एंजेलो ने अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी, उसका नाम भी क्या था, आई नो व्हाई द केस बर्ड सिंग, एंड दिस इज केस एंड फ्री बर्ड। ये दोनों जो हैं, दोनों क्या दिखाए गए हैं, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है, कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन, contradictory situation. So this was all about the poem. On Saturday we will do the poem The Patriot. We have 2 days, Saturday, Sunday, then I have also go to school, so I just don't have that time. When school is there, then homework, and then the classes, test. So Saturday The Patriot and Sunday we will do Abu Ben Adam. That is very easy poetry. Abu Ben Adam is very easy. थोड़ा सा दिमाग में डालोगे तो। So पोइट्री सेक्शन अपना इंग्लिश टू से भाई फॉर क्लास तक ICSE संडे तक हो जाएगा। सो जस्ट रिवाइज द 2 पोइट्रीज जो अपन ने इससे पहले की थी, दैट वाज, मतलब ये तो आई नो व्हाई द केस बट दैट वाज 9 गोल्ड मेडल। जस्ट रिवाइज दिस 2 poems and good luck. Thank you. Thank you.